कौन सी ऐसी 3 मुख्य चीज़ हैं इस तैयारी में, जो आपके हिसाब से नंबर 1 इम्पोर्टेंस होगी, नंबर 2 होगी, नंबर 3 होगी, आपके हिसाब से? वो चाहे बुक हो सकता है, सिलेबस हो सकता है, पीवाईक्यूज़ हो सकते हैं। तो आपके हिसाब से कौन-सी वो 3 मोस्ट प्रायोरिटी की चीज़ें होंगी जो एक स्टूडेंट को करना चाहिए डेढ़ साल में इस एग्ज़ाम सर, के? अगर हम आइडियली बात करें किसी स्टूडेंट की, तो 7 से 8 आवर पर डे अगर वो कंसिस्टेंसी से पढ़ता है विद डिसिप्लिन, तो मुझे लगता है सर कि वो एग्ज़ाम को 1 साल में 1.5 ईयर्स में इसको जैसे क्लियर कर बहुत सकता लोग है अब सर। एग्ज़ाम के बारे में जान रहे हैं, पर वो दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं और दिल्ली आना थोड़ा-सा बहुत अफोर्डेबल भी नहीं है। तो बहुत लोग जो बच्चे दूर-दरार रह रहे हैं, पर ये एग्ज़ाम को बहुत सीरियसली लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक इंस्टीट्यूट कितना हेल्पफुल हो सकता है आपके हिसाब से? सर, एक अच्छा इंस्टीट्यूट उनकी तैयारी में कितना डिफरेंशिएटर हो सकता है, कितना डिफरेंस क्रिएट कर सकता है एक बच्चे की तैयारी में? इसके बारे में आपका क्या राय है? आजकल सर यूथ में देखने को मिलता है, खास करके जैसे बीसीएस जैसे एग्ज़ाम है, जहाँ पे बहुत कम लोग ही हर साल सक्सेसफुल होते हैं। तो काफ़ी बच्चों का रहता भी यहाँ पर आते हैं तैयारी करने, घर से काफ़ी रिस्क लेकर आते हैं और करियर के सब लोग प्राइम टाइम में होते हैं। तो काफ़ी डिप्रेशन भी होता है, स्ट्रेस का भी समय होता है। तो आपका भी कुछ ऐसे क्षण आपके भी मेरे ख्याल में तैयारी में आए होंगे। तो आपने इस स्ट्रेस को, इस जो एक नेगेटिव कभी-कभी एटमॉस्फेयर भी बन जाता है हमारे आस-पास में, इसको आपने कैसे टैकल किया? तो आपके सर हिसाब से जो लोग 2025 में इस एग्ज़ाम को बिल्कुल करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, एक ऑनेस्ट स्कोर, एक बढ़िया स्कोर, रिस्क फ्री स्कोर क्या होगा इस सीबीएस के एग्जाम में? जो बच्चे 2025 या 2024 में जो लोग इंटरव्यू जाएंगे, आपके हिसाब से 2024 वालों के लिए इंटरव्यू में क्या नंबर उन्हें टारगेट करना चाहिए, और जो 2025 में इस एग्जाम को लेके करना चाहेंगे उनके लिए एक टोटल स्कोर क्या होना चाहिए पेपर 1 पेपर 2? अगर आप इंटरव्यू में 100 प्लस जाते हो, तो यू आर गुड टू गो इन द मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट। और रही बात सर, अगर मैं 2024 वालों को बोलूं कि जो इंटरव्यू तो उनका आने वाला है, तो मैं तो उनको बोलूँगा आपका फिजिकल का डेट आ गया, फिजिकल पे ज़्यादा फोकस कि करिए। पीटी पीएसटी में 50% रिजेक्शन होता है, तो जो बच्चे अभी जस्ट 2024 के बच्चे जो फिजिकल जा रहे हैं उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी विद्यालय में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं वीरेंद्र यादव आप सभी लोगों को हमारे स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज़ में स्वागत करता हूं। ये हमारे स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज़ का एपिसोड नंबर 2 है और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं जिनके बारे में अगर आपको मैं बता दूं तो उनका नाम है कुंवर विपुल सिंह और इन्होंने सीएपीएफ की एसी एग्जामिनेशन 2023 में ऑल इंडिया 118वीं रैंक हासिल की है। सो कुंवर विपुल सिंह जी, वेलकम टू द शो। और सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको आपकी इस सक्सेस के लिए, और पूरी यूपीएससी विद्यालय की टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, और आगे भी इसी तरीके से अपने जीवन में आप सक्सेसफुल होते रहिए, इसकी बहुत सारी शुभेच्छा आपको। थैंक यू सर, एंड थैंक यू यूपीएससी विद्यालय। जो है यूपीएससी विद्यालय मेरी इस जर्नी में काफ़ी हेल्प किया है, और मैं उसी हेल्प को आपके इस चैनल के द्वारा आपके जो सीएपीएफ कमेटी हैं उनको मैं डिलीवर करना चाहता हूं। मैंने जो अभी तक इस प्रिपरेशन में मैंने 3-4 इयर्स इस प्रिपरेशन में लगाया है, और 3 अटैम्प्ट मैंने सीएपीएफ में दिया है, तो मैंने उसमें क्या क्या गलतियां की, उससे आप गलतियों से सीखें, और मैंने क्या स्ट्रेटजी फॉलो किया, वो स्ट्रेटजी आप भी फॉलो कीजिए, और आप भी उस स्ट्रेटजी के ज़रिए आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और आप भी एक दिन ना एक दिन इस स्ट्रेटजी से आप सक्सेस होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुंवर जी, हम आज का पहला सवाल, मैंने सवाल वही लाए हैं जो बच्चों से मुझे मिलते हैं, हमेशा मैं उनसे बोलता हूँ कि पॉडकास्ट हम लोग कर रहे हैं तो आपके सवाल भेजिए। तो हम आज का जो पॉडकास्ट मेनली उन बच्चों के लिए हैं जो इस जर्नी में हैं और वो इस एग्ज़ाम को एस करना चाहते हैं। तो उसमें सबसे पहला मेरा सवाल आपसे रहेगा, तो कुंवर, जैसे आपने इस एग्ज़ाम को एस किया है, तो आपको पता ही है ये एक लंबा टाइम टेकिंग एग्ज़ाम है, तो इसमें बहुत बार हमें अच्छा भी लगता है, बहुत बार निराशा भी आती है, बहुत बहुत काफ़ी बारी लोग कमेंट भी करते हैं। तो आपकी जर्नी कैसी रही इस एग्ज़ाम में? सर, जब हम एक अच्छे खासे स्टूडेंट होते हैं, आप जब इस विलेज एरिया से आते हैं, तो लोग बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप जाओगे तो अच्छा करोगे। लेकिन सर, जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर जो है आपको हार्ड वर्क के साथ साथ लक भी चाहिए होता है। जी। और मुझे इस हार्ड वर्क के साथ साथ लक का जो है वो 4 साल बाद इसका रिजल्ट मुझे मिला। तो काफ़ी लोग होते हैं, क्योंकि सर क्या होता है कि ये जो एज होता है उसमें आपके जो पेयर ग्रुप्स होते हैं वो आगे निकलते रहते हैं, और आप फेलियर पे फेलियर, कहीं आप इस एग्ज़ाम में नहीं होते हो, कहीं इस एग्ज़ाम में नहीं होते हो, तो काफ़ी चीज़ें होती है, लोग शक करना कर स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं, पढ़ता होगा कि नहीं पढ़ता होगा। बिल्कुल। लेकिन सर, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि ये आप जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो बहुत ही बड़े लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी है, आपको इसमें अगर टाइम भी लग रहा है तो नो मैटर, इट विल गिव द रिजल्ट गुड फ्रूट्स। तो मुझे लगा कि जब मुझे सक्सेस मिली
तो काफ़ी लोगों ने इसको बहुत अच्छे से सहारा, पेरेंट्स बहुत खुश हुए, जो लोग मुझसे जुड़े हुए थे, पीयर्स थे, वो काफ़ी खुश होते हैं सर। जी। तो मतलब अभी दिवाली भी आई है और ये जी खुशी में, इसी खुशी में आपको ये जी। सक्सेस भी मिला है। जी सर। तो बढ़िया है स्टूडेंट्स। अभी उसी में स्टूडेंट्स का एक बहुत ही बेसिक सवाल रहता है कि सर, जैसे आपने बताया ये एक अच्छे लेवल का एग्ज़ाम है, तो जो न्यू कमर्स होते हैं जब वो तैयारी का मन बनाते हैं तो सबसे पहले उनके मन में यही बात आती है कि अगर हम मन लगाकर पढ़ें तो इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए कितना समय लगेगा। तो एज एन आइडियल स्टूडेंट, अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है और पढ़ना चाह रहा हो, और तो आपके हिसाब से एक फ्रेशर है जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है सिविल सर्विसेज या यूपीएससी से, ऐसा कोई बच्चा फ्रेशर आ रहा है, तो आप, अगर वो बच्चा मेहनत कर रहा है तो आपके हिसाब से कितना समय उसको लगना चाहिए इसमें तैयारी में? सर अगर हम आइडली बात करें किसी स्टूडेंट की, तो 7 से 8 आवर पर डे अगर वो कंसिस्टेंसी से पढ़ता है विथ डिसिप्लिन, तो मुझे लगता है सर कि वो एग्ज़ाम को 1 साल में 1.5 ईयर्स में इसको क्लियर कर सकता है सर। 1.5 ईयर्स में Yes, कर sir. सकता है अगर वो रेगुलर है, जी, जी। पंचुअल है और 8 घंटे लगा रहा है। जी, जी। बिल्कुल। चलिए, इसी से जुड़ा एक और सवाल बच्चों का हमेशा होता है कि कौन सी ऐसी 3 मुख्य चीज़ हैं इस तैयारी में जो आपके हिसाब से नंबर 1 इम्पोर्टेंस होगी, नंबर 2 होगी, नंबर 3 होगी, आपके हिसाब से? वो चाहे बुक हो सकता है, सिलेबस हो सकता है, पीवाईक्यूज हो सकते हैं, तो आपके हिसाब से कौन सी वो 3 मोस्ट प्रायोरिटी की चीज़ें होंगी जो एक स्टूडेंट को करना चाहिए 1.5 साल में इस एग्ज़ाम को एस करने के लिए? सर सबसे पहली चीज़ को सिलेबस, क्योंकि सिलेबस जो है, आप अगर यूपीएससी की तैयारी करते हो तो आपके लिए गीता है। दूसरी चीज़ आपके साथ सर, सिलेबस के साथ सर स्टैंडर्ड बुक्स है, आपके पास स्टैंडर्ड बुक्स होना चाहिए। उसके लिए सर मैं जो है उसका जो स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं, कौन से टॉपिक के कौन से बुक्स होते हैं, और फिर उसके कैसे नोट्स बनाए जाते हैं, तो मैं आपके चैनल के जरिए स्टूडेंट को शेयर कर दूंगा कि कैसे उसको किया जाता है। तीसरी चीज़ सर पीवाईक्यूज जो यूपीएससी पेपर्स कराती है, ऐसा नहीं कि वो सीएपीएफ का ही, जो भी यूपीएससी कंडक्ट करवाई पेपर 1 ईयर में, और ऐसे जो है बहुत सारे एग्जाम के पेपर कंडक्ट करवाती है, तो वो पेपर सॉल्व करना, क्योंकि सर उससे क्या होता है, बहुत सारे हम चीज़ों को सीखते हैं कि यूपीएससी किस माइंडसेट से पूछता है, एलिमिनेशन टेक्निक सीखते हैं। तो मेरे हिसाब से सर ये 3 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं सर। चलिए, वैसे अगर आप देखेंगे इस बार का जो पेपर आया था यूपीएससी सीएपीएफ का 2024 का, माना जा रहा है कि काफ़ी वर्षों में काफ़ी डिफिकल्ट पेपर था इस बारी का। यस सर। आप कैसे आंकते हैं इस पेपर को? आपके हिसाब से अगर आपने पेपर देखा हो, पेपर 1, पेपर 2, जी, तो आप उसको 2023 से कितना मानते हैं कि कितना बदलाव आया है? और जो पेपर आया है वैसे पेपर को एस करने के लिए, टैकल करने के लिए आप मानते हैं क्या चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी? सर पहली चीज़ तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि यूपीएससी जो है 2022 के बाद 2023 और 2024 जो यूपीएससी का पेपर का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है। आप 2023 का देखेंगे, उसमें स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आने लगे, और जो क्वेश्चन पूछने का सर तरीका है यूपीएससी का 2024 में ही आप देखेंगे कि जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछता है और एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर के साथ लिंक करके उसी में वर्डिंग को मिक्स करके जो है वो क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो मेरा यही सलाह रहेगा कि जो मैं स्टैंडर्ड बुक्स बता रहा हूँ, आपको अननेसेसरीली इधर उधर नहीं दौड़ना, आपको स्टैंडर्ड बुक्स को वर्ड टू वर्ड चैप्टर को इंटरकनेक्टेड करके प्लस उसको नोट्स के मैक्सिमम रिवीजन करके आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं सर, किसी भी पेपर को यूपीएससी का सर। जी, तो अभी जो 2024 का पेपर था वो आपके हिसाब से टफ था, या उसको आप मॉडरेट कैटेगरी में रखेंगे या इजी कैटेगरी में रखेंगे? सर उसको मॉडरेट और इजी रखना तो मुझे लगता है नाइंसाफ़ी होगा यूपीएससी के लिए भी और हमारे लिए भी। हाँ जी। तो मुझे लगता है सर उसको टफ में रख सकते हैं, category और में उसका जो मुझे लगता है कि इफेक्ट हमें कट ऑफ में भी दिखने को मिलेगा। जी सर। एसी से अभी जैसे सीएपीएफ के एग्ज़ाम को पहले इतना एग्ज़ाम के बारे में लोग जानते नहीं थे, पर अब जागरूकता बढ़ी है इस एग्ज़ाम के प्रति। तो अभी इस एग्ज़ाम को बहुत सारे सिविल सर्विसेज के कैंडिडेट, सीएससी वाले कैंडिडेट भी अटेम्प्ट दे रहे हैं इसमें, और बहुत सारे बच्चे सीडीएस से भी इसमें आ रहे हैं। तो जो बच्चा सीडीएस से या एसएसबी देकर यहाँ पर आ रहा है, उनके लिए, क्योंकि वो लोगों को थोड़ा और डिफिकल्ट जाता है, सीएससी वालों के लिए कंपैरेटिवली इजी रहता है, तो जो वो बच्चे हैं जो सीडीएस या फिर एसएसबी वाले बच्चे हैं जिनका मुख्य लक्ष्य यही है कि वो सीएपीएफ में आना चाह रहे हैं, वैसे बच्चों के लिए एनसीईआरटी की किताबें और पीवाईक्यूज कितना इंपॉर्टेंट रहेगा?
सर जो सीडीएस से आते हैं, जो सीएपीएफ से आते हैं, उनके लिए क्या होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर, क्योंकि पेपर 1 पेपर 2 होता है सीएपीएफ में। तो पेपर 1 ऑब्जेक्टिव होता है, पेपर 2 सब्जेक्टिव होता है। तो जो एसएसबी से आते हैं, जो सीडीएस की प्रिपरेशन करके आते हैं, एफकेट का प्रिपरेशन करके आते हैं, तो उनका क्या होता है कि पेपर 1 ठीक ठाक होता है, वो ज़्यादातर कंसर्न्स होते हैं पेपर 2 के लिए। तो मुझे लगता है कि उनको पेपर 2 के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, और मुझे लगता है कि इस मामले में यूपीएससी विद्यालय का जो पेपर 2 कोर्स है सर, वो क्वालिटी मैटर बहुत करता है। मैं यहाँ पर स्टूडेंट से ये अपील करूँगा कि आप एक बार टेस्ट करिए, नो मैटर आप अफोर्डेबल तो है ये, साथ ही साथ आप उसको एक बार टेस्ट करिए, आप क्वालिटी से काफ़ी खुश होंगे, और डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। और बिकॉज वो सब क्या होता है सर, मैं काफ़ी सीरियस एक्सपीरियंस से बात किया हूँ, तो पेपर 2 के लेकर सर बहुत कंसर्न रहते हैं, क्योंकि उनका पेपर 2 कहते हैं सर निकल जाएगा, वो मेहनत कर देंगे, पेपर 2 में उनकी राइटिंग स्किल कभी नहीं होती है सर। जी तो मुझे लगता है कि सर उनको आपके जो पेपर 2 का कोर्स है सर, अगर वो लेंगे तो मुझे लगता है उनको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और हमने भी ये कोशिश करी है कि जितना इसको अफोर्डेबल बना सकें, कितना बच्चों की डिमांड के सूटेबल बना सकें, हमने उतना प्रयास किया है। चलिए, आपको अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी में जैसे आपने बताया पेपर 2 का मैंने देखा है काफ़ी बच्चों को पेपर 2 में ही इशू रहता है। तो मैंने देखा है कि बच्चे स्टार्टिंग से प्रिपेयर करते नहीं हैं, बहुत लास्ट में लिखने की प्रयास करते हैं, चलिए लास्ट के 2 महीने ही मैं पेपर 2 पे फोकस करूंगा। आपके हिसाब से अगर एक बच्चा सीरियसली 2025 अटेम्प्ट करना चाह रहा है, अच्छा ऐसे आगे में पेपर 2 में उसे अच्छा नंबर लाना है, तो आपको क्या लगता है कि कितने महीने कम से कम उसे प्रैक्टिस करना चाहिए? सर सबसे पहले तो मैं इसमें ये कहूँगा कि जो इसमें पेपर 1 की जो तैयारी होती है, वो पेपर 2 में सर इंटीग्रेटेड होता है। क्योंकि जो पेपर 2 में हम ऐसे लिखते हैं सर, वो मल्टी डायमेंशनल चाहिए। मल्टी डायमेंशनल कहने का मतलब क्या होता है सर, कि जैसे हिस्ट्री भी उसमें वो आना चाहिए, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हर एक सब्जेक्ट का, करंट अफेयर का मिक्सअप, वो ऐसे एक ऐसे आपको जब लिखना होगा तो ये सारी चीज़ें मिक्स होनी चाहिए। तो कोई भी बच्चा है, अगर मान लीजिए पेपर 2 की तैयारी करना चाह रहा है, तो पेपर 1 के कंटेंट को उसको मजबूत रखना पड़ेगा, और उसको हिस्ट्री काफ़ी अच्छी करनी पड़ेगी, करंट अफेयर के ऊपर काफ़ी अच्छा पकड़ बनाना पड़ेगा। जब सारी चीज़ें वो सब हो जाती हैं सर, जब उनको पास आने लगता है, तो मैं यही कहता हूँ किसी भी स्टूडेंट का, जो मेरे कोई फ्रेंड मिलते हैं मुझसे भी, तो मैं कहता हूँ जब पेपर 1 में आपका कम से कम 100+, 110+ आने लगे, तब फिर आप पेपर 2 को छो। मैं इसलिए बोलता हूँ सर, क्योंकि जब तक उनके पास कंटेंट नहीं होगा, वो रॉ मटेरियल नहीं होगा, तब तक वो सर वो लिखेंगे क्या, यूज क्या करेंगे। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जब वो 100+, 110+ हो जाएंगे, तो उनके पास इतना इनफ कंटेंट हो जाता है, बस उनको गाइड करना है कि हाउ टू फ्रेम अ आंसर, हाउ मैंने कैसे उसको उसमें कंटेंट ऐड किया जाए, कैसे उसमें हम करंट अफेयर बना सकते हैं, कैसे हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करके इस टॉपिक के बारे में लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पेपर 2 में रहता है सर। 4 to 5 मंथ मुझे लगता है इंपॉर्टेंट रहता है सर। तो 4 to 5 मंथ्स स्टूडेंट्स, मैं भी स्टूडेंट्स से यही कहता हूँ कि आप लोग एग्जाम का वेट मत करिए, पहले से ही थोड़ा प्रिपरेशन रखिए, क्योंकि ऐसे रातों रात तो आता नहीं है, थोड़ा उसके लिए प्रैक्टिस लगती है। और इसी से अभी जैसे आजकल जैसे बहुत लोग अब एग्ज़ाम के बारे में जान रहे हैं, पर वो दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं, और दिल्ली आना अब थोड़ा सा मतलब बहुत अफोर्डेबल भी नहीं है। तो बहुत लोग जो बच्चे दूर दरार रह रहे हैं, पर ये एग्ज़ाम को बहुत सीरियसली लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक इंस्टीट्यूट कितना हेल्पफुल हो सकता है आपके हिसाब से? एक अच्छा इंस्टीट्यूट उनके तैयारी में कितना डिफरेंशिएटर हो सकता है, कितना डिफरेंस क्रिएट कर सकता है एक बच्चे की तैयारी में? इसके बारे में आपका क्या राय है? सर जब मैं भी तैयारी करने आया था, तो जब कोई बच्चा गांव से आता है, तो वो क्या होता है कि उसको कुछ पता नहीं होता कि कैसे पढ़ना है, क्या सिलेबस होगा, कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स होंगे, स्टैंडर्ड बुक्स में भी कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होंगे, किसको कितना वेटेज देना है। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों के लिए या तो आपका भाई कोई फ्रेंड हो, कोई भाई हो, जो आपको इस चीज़ों को समझा सके। अगर नहीं है तो आपको किसी ना किसी की मेंटर की, किसी ना किसी इंस्टीट्यूट की ज़रूरत पड़ेगी जी। अब आप अगर दिल्ली आएंगे तो वो आपके लिए अफोर्डेबल नहीं होगा। अगर आपके लिए है तो आप बेस्ट आप आ सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है आपके पास तो ऑनलाइन इज़ द बेस्ट, और आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट की ज्वाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी। यस। और अभी इसी में एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा, जैसे अब तो किताबें भी आ गई हैं, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, अब तो सब लोग डिजिटली भी पढ़ना चाहते हैं, और ऑनलाइन क्लासेस भी अब तो आ गए। तो पर कभी कभी क्या होता है, हम डिजिटल जब ऑनलाइन से पढ़ाई करना चालू करते हैं, तो हम बच्चे काफ़ी टाइम डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आजकल इतने फैल गए हैं कि लोग उसमें भटक ही जाते हैं। तो आपको भी शायद इस चीज़ का सामना करना पड़ा होगा। तो आपने कैसे मैनेज करते थे, मतलब क्वालिटी टाइम, पढ़ाई में भी क्वालिटी टाइम डाल दिया, और सोशल मीडिया को भी आपने कैसे अपनी तैयारी में बढ़िया यूज़ किया? सर सोशल मीडिया जो है, क्योंकि हम जब इसकी तैयारी करते हैं, स्पेशली हम कोई भी डिफेंस एग्ज़ाम या सीएपीएफ ही हो गया,
तो क्या होता है सर, उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड होती है, क्योंकि जनरल के लिए 25 ईयर्स एज होता है। तो बहुत ही लिमिटेड टाइम में अगर आपको इस गवर्नमेंट जॉब को, इस डिफेंस को, इस यूनिफॉर्म को अगर पहनना है, तो मुझे लगता है आपको सोशल मीडिया को कम से कम यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन ह्यूमन टेंडेंसी होती है, हम सर नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन हमें कंट्रोल करना ही करना है। क्योंकि सर मेरा भी होता था, अब लगता है कि भाई वो यूज़ कर रहा है, वो यूज़ कर रहा है, तो मैं भी यूज़ करूँ। लेकिन क्या होता है कि हम यूज़ करते हैं और टाइम कब पता चला जाता है तो मुझे हम लोग को वो पता नहीं लगता। तो इसीलिए मुझे मैं क्या रहता है सर कि मैं ये बोलता हूँ कि आप एक मिनी वीक का प्रोग्राम बनाया करो। आप एक वीक का प्रोग्राम बनाओ, ठीक है। उसमें आप क्या करो, 6 डे पढ़ो, 1 डे रखो आप अपने इंजॉयमेंट के लिए। मान लो आपने 6 डे में आपका किसी कारण से आपने वो 6 डे का प्लान नहीं कंप्लीट कर पाया, तो आपने 7 डे आप करेंगे। मान लीजिए आपका 6 डे में कंप्लीट हो गया, 1 डे आप फुल इंजॉय करो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका बैलेंस मेंटेन होगा, आपकी पढ़ाई में भी कंटिन्यूटी रहेगी, आपका इंजॉयमेंट भी चलता रहेगा सर। मतलब वही है, मतलब वर्क विद प्ले है। Yes, मतलब हमारा काम भी कर रहे हैं, हम खुश भी रह रहे हैं। मतलब खुश रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है तैयारी में। Definitely, sir. इसी से जुड़ा एक सवाल है, आजकल यूथ में देखने को मिलता है, खास करके जैसे यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम है जहाँ पे बहुत कम लोग ही हर साल सक्सेसफुल होते हैं। तो काफ़ी बच्चों का रहता भी यहाँ पर आते हैं तैयारी करने, घर से काफ़ी रिस्क लेकर आते हैं, और कैरियर के सब लोग प्राइम टाइम में होते हैं, तो काफ़ी डिप्रेशन भी होता है, स्ट्रेस का भी समय होता है। तो आपका भी कुछ ऐसे क्षण आपके भी मेरे ख्याल में तैयारी में आए होंगे, तो आपने ये स्ट्रेस को, इस जो एक नेगेटिव कभी कभी एटमॉस्फेयर भी बन जाता है हमारे आसपास में, इसको आपने कैसे टैकल किया? सर इसके लिए मुझे लगता है सर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पीयर ग्रुप और आपकी फैमिली सर। क्योंकि दिस इज़ द पॉइंट वेयर आपकी जो फैमिली हैं, आपके जो पीयर्स हैं, वो आपको यहाँ पर हेल्प करेंगे। क्योंकि सर क्या होता है कि हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं जी। और हो सकता है कुछ लक की वजह से या कहीं पर हम मिस कर जाते हैं कि नहीं हो पाता है सर, तो हम उस फेलियर को एज ए नेगेटिव ले लेते हैं सर। जो कि हमें क्या करना चाहिए, उसको लर्निंग लेना चाहिए सर। लेकिन उस मोमेंट पे हमें ऐसा कुछ सुझाव नहीं आता है, हमें कोई नेगेटिव। तो मेरे भी लाइफ में बहुत सारे ऐसे इवेंट आए थे, लेकिन मैं कहता हूँ कि पेरेंट्स अगर आपके हैं, अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं तो बोलेंगे कोई नहीं, आप लगे रहो। अगर आप मेहनत कर रहे हो इस फील्ड में नहीं, अगले फील्ड में, अगले फील्ड में नहीं तो अगले फील्ड में, लेकिन आप ये है कि अगर आप मेहनती हो तो आप दुनिया के किसी भी फील्ड में रहोगे, आप बहुत अच्छा करोगे। फेलियर को एज अ लर्निंग लो, अननेसेसरी उसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट लेकर इसको अप्रोच करते रहे हैं और सही ट्रैक पे रहे हैं, तो आज या कल चीज़ें बन जाती हैं। यस सर। और कुंवर, अभी जैसे अभी पेपर में जो एक मेजर शिफ्टिंग दिखा है, तो आपके हिसाब से जो लोग 2025 में इस एग्ज़ाम को बिल्कुल करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, एक ऑनेस्ट स्कोर, एक बढ़िया स्कोर, रिस्क फ्री स्कोर क्या होगा इस सीएपीएफ के एग्ज़ाम में? जो बच्चे 2025 या 2024 में जो लोग इंटरव्यू जाएंगे, आपके हिसाब से 2024 वालों के लिए इंटरव्यू में क्या नंबर उन्हें टारगेट करना चाहिए? और जो 2025 में इस एग्ज़ाम को लेंगे, करना चाहेंगे, उनके लिए एक टोटल स्कोर क्या होना चाहिए पेपर 1, पेपर 2 इंटरव्यू में? सर पहली चीज़, अगर मैं 2025 वालों की बात करूं, तो मुझे लगता है कि अगर आप पेपर 1 में जितना मैक्सिमाइज कर लेते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्यों मैं ऐसा बोलता हूं? क्योंकि पेपर 2 बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करने लगता है। हो सकता है कि आपका उस दिन वो जो क्वेश्चन आया हो आपको ना क्लिक करे, आप कुछ प्रेशर में आ जाएं, आप उसको आंसर ना लिखें, या मान लीजिए आपने सोचा आपने बेस्ट आंसर लिखा लेकिन जो इवैल्यूएटर है उसको अच्छा नहीं लगा, तो पेपर 2 बहुत फैक्टर पे डिपेंड कर जाता है। लेकिन पेपर 1 वो आपके हाथ में होता है। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि पेपर 1 में आप 150 प्लस का टारगेट रखो। 150 प्लस जी। पेपर 2 में आप अगर 80 प्लस 90 प्लस भी आते हो तो डेट इज़ अ डिसेंट स्कोर, डेट इज़ अ गुड स्कोर, और आपको वो मिलाकर आपको 250 आपका आराम से वो हो जाएगा, 240 250, और इट इज़ इनफ। अगर आप इंटरव्यू में 100 प्लस जाते हो तो यू आर गुड टू गो इन द मेरिट लिस्ट। और रही बात सर, अगर मैं 2024 वालों को बोलूँ कि जो इंटरव्यू का उनका आने वाला है, तो मैं तो उनको बोलूँगा आपका फिजिकल का डेट आ गया, फिजिकल पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि 50% रिजेक्शन आपका फिजिकल में हो जाता है। तो फिजिकल को आप लाइटली नहीं लीजिए, और साथ ही साथ आप न्यूज़पेपर और मिरर प्रैक्टिस करते रहिए, और आप ये कोशिश करिए कि इंटरव्यू में आपका 100 प्लस मार्क्स आए, क्योंकि इफ़ यू गेट 100 प्लस मार्क्स इन इंटरव्यू यू आर गुड टू गो इन द मेरिट लिस्ट। चलिए, बहुत बढ़िया। 100 प्लस आपको टारगेट करना चाहिए। मेरे ख्याल में अब लोग बच्चे 120 प्लस मार्क्स भी ला रहे हैं, मगर एक ऑनेस्ट हम्बल स्कोर भी 100 प्लस तो आप टारगेट करके ही चलिए। बाकी मैक्सिमम तो जितना ले पाए बहुत अच्छी बात है। तो कुंवर, अभी इसी में जैसे कि अभी आपका सिलेक्शन हो चुका है, और इस आपके सिलेक्शन होने पे अगर आपको लगता है 2-3 गलतियां जी जो आप अभी भी सुधार सकते अगर पास्ट में जाकर, तो वो क्या होती? पहली गलती जो मैं बोलूँगा, पेपर 2 को निगलेक्ट नहीं करना है। वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज
पेपर 2 में मेरा 75 मार्क्स है और उसमें मैंने ग्रामर को कम्प्लीटली निगलेक्ट कर दिया था, जो कि 25 मार्क्स का आता है। डेट इज़ अ वेरी स्कोरिंग, आप वहाँ पर 20+ मार्क्स आसानी से ला सकते हो अगर हमने उसे अच्छा प्रिपेयर किया है। और सब्जेक्टिव में 25 में 20+ लाना इज़ लाइक अ लकी फॉर यू, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज योर रैंक फ्रॉम 100 to 50। तो मुझे लगा कि मैं पेपर 2 को सर मैंने बहुत लाइटली लिया, स्पेशली द ग्रामर पोर्शन, जो कि मुझे यहाँ पर अब रिग्रेट हो रहा है। समझ सकता हूँ। ठीक है सर, जो ही होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ। और लेकिन मैं कहता हूँ कि आप ऐसा मत सोचना, आप पेपर 2 को अच्छे से तैयारी करना। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि मैंने जब CAPF फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था 2021 में, तो मैंने वहाँ पर जो है साइंस को सर मैंने निगलेक्ट कर दिया था। साइंस वाले, ठीक है, क्योंकि साइंस क्या था सर, उसमें क्लास 9th और 10th की NCERT आता है और UPSC वर्ड टू वर्ड पूछती है सर, और 25 to 30 क्वेश्चंस आते हैं। आसानी से आप जो है वहाँ पर मार्क्स जो है गेन कर सकते हो। तो मेरा वहाँ पर नहीं होता, 130 पर रुक गया था, कट ऑफ 138 गया था आई थिंक, जो मुझे याद आ रहा है। तो वहाँ पर उसके बाद सर मैंने जो है साइंस को और मैथ्स को बहुत अच्छे से किया। उसके बाद मेरा हर बार पेपर 155+ मार्क 2022 में था, इस बार भी 160 अराउंड 160 बहुत अच्छे नंबर है आपके। तो इस बार भी था, लेकिन जो मेरी गलती थी वही कि साइंस को निगलेक्ट नहीं करना, मैथ को निगलेक्ट नहीं करना, और पेपर 2 के ग्रामर को और पेपर 2 को भी निगलेक्ट नहीं करना है। यस सर। और जैसे आपने ये कही बात कही कि PET PST में 50% रिजेक्शन होता है, तो जो बच्चे अभी जस्ट 2024 के बच्चे जो फिजिकल जा रहे हैं, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? सर उनके लिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग जो है अननेसेसरीली अपने आप को इंजर नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है सर, अब 18 नवंबर से फिजिकल स्टार्ट है, जो कि टेंटेटिवली डेट आ चुका है। तो अब क्या करेंगे, बच्चे जो है अपने आप को पुश करना स्टार्ट कर देंगे और वो इंजरी करवा लेते हैं। तो पहली चीज़ आपको इंजरी से बचना है। दूसरी चीज़, अगर आपका यहाँ पर कुछ हो सकता है माइक्रो, मतलब 10 सेकंड 5 सेकंड हो सकता है आपका थोड़ा ज़्यादा भी आ रहा होगा, वहाँ पर आपको इतने कोऑपरेटिव मिलेंगे, आपको वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर मिलेगा वो इतना अच्छा मिलेगा कि आपका 5 सेकंड 10 सेकंड 1 फीट 2 फीट आपको वहाँ पर आसानी से जो है क्लियर हो जाएगा। तो अननेसेसरी लोड नहीं लेना है, काम माइंड से, डिसिप्लिन तरीके से, कंसिस्टेंसी से, विदाउट इंजरी आप मेहनत करते रहिए, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्लियर द फिजिकल। चलिए, अभी हम लोग पॉडकास्ट खत्म करने के दरमियान में हैं, तो कुंवर ऐसी ही एक मैंने भी प्रिपरेशन किया है, आप तो अभी सक्सेसफुल हुए हैं, तो आपने देखा होगा UPSC एग्जामिनेशन में नॉलेज होने के बावजूद, मेहनत करने के बावजूद भी कुछ एरियाज रह जाते हैं। रिस्क भी इस एग्ज़ाम में एक रिस्क फैक्टर भी है, हमें एक रिस्क लेकर चलना पड़ता है, तो एक रिस्क वाला एलिमेंट भी यहाँ पर है। और साथ में कई बारी जो इस प्रोसेस से गुजरते हैं उनको पता होता है कि लक का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो लक जो था आपके फेवर में, तभी आप सक्सेसफुल हैं। तो लक ने आपकी तैयारी में कितना काम किया, और आपके हिसाब से लक फैक्टर भी, मेरे ख्याल में लोग कहते हैं कि लक भी तब काम करता है जब हमने मेहनत कर रखी हो। इस बात पे आप क्या राय रखते हैं? अब सर ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, मैं इसलिए बोलूँगा, हो सकता है कोई बिलीव कर रहा हो, कोई ना बिलीव कर रहा हो। हाँ। कोई ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं आप हार्ड वर्क करो आपको सक्सेस मिलेगी। कोई कहते नहीं हार्ड वर्क के साथ थोड़ा बहुत लक जरूरत है। तो मैं सेकंड पर्सन हूँ, मुझे लगता है ऐसा, मैंने महसूस किया सर। क्योंकि क्या होता है कि स्पेशली इन इंटरव्यू, अगर मैं इन तीनों स्टेज में मैं बात करूँ तो इंटरव्यू इज़ अ लक फैक्टर गेम। क्योंकि क्या लगता है कि कभी कोई लगता है कि आपको इंटरव्यू में कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या वो कुछ ऐसा जज कर लेंगे जो लगेगा कि आप में था ही नहीं, तो कैसे जज कर लिए, जज कैसे कर लिए, मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा गया और मुझे इतने नंबर कम क्यों आए। कभी कभी लगता है कि मेरा इंटरव्यू इतना खराब गया फिर भी मैं 100+ स्कोर कैसे कर लिया। तो ये सारी चीज़ें अब उनको लगता है कि ठीक है उन्होंने जो जज किया, लेकिन मुझे लगता है कि यही सारी फैक्टर होते हैं जो मैं उसको लक की तरह कंडक्ट करता हूँ। क्योंकि वहीं पर एक स्टूडेंट है वो आपसे अच्छा है, पेपर 1 में पेपर 2 में अच्छा लाया, पता नहीं उसका क्या हुआ कि वो इंटरव्यू में कम नंबर आया, वो मेरिट आउट हो गया, लेकिन आप वहीं पर हो पेपर 1 पेपर 2 और इंटरव्यू में का अच्छा मार्क्स आ गया और आप सेलेक्ट हो गए। तो मुझे लगता है सर, मैं एज अ बिलीवर ऑफ लक हूँ, और मुझे लगता है सर कि हार्ड वर्क के साथ लक भी इसमें बहुत ज़रूरी है सर, बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, जैसे आपने सुना ही, लक का भी अपना एक रोल है, पर अगर आप मेहनती हैं तो लक भी, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, कंसिस्टेंट हैं, तो लक भी मजबूर हो जाता है आपके फेवर में आने के लिए और आप सक्सेसफुल हो ही जाते हैं। तो थैंक यू सो मच कुंवर विपुल सिंह, शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी राय रखी हमारे सामने, और मेरे ख्याल में ये एपिसोड जो बच्चे देख रहे हैं इनके लिए बहुत बड़ा एक, मैं कहूँगा, एक डिफरेंशिएटर प्ले करेगा। उनको बहुत अच्छे इंसाइट्स मेरे ख्याल में मिले होंगे। तो थैंक यू सो मच आने के लिए, और मैं पूरी UPSC विद्यालय की टीम की तरफ से आपको दोबारा से कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, और आगे इन फ्यूचर वर्ल्ड आप लाइफ में जो भी करते हैं, हमारे सभी लोगों की तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू शो में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और मैं यहाँ पर बस
थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट हो आप, क्योंकि आप जिस स्टेज में करते हो बहुत फेलियर देखोगे, बट मेरा बस ये आपको रुकना नहीं है, आप जो है मेहनत करते रहो एंड until and unless you get success, work hard and hard until you get success. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much, students.